Many doctors wouldn't necessarily explain to a woman what the risks of a unnecessary C-section might be. She just came and said, okay, we have to take you for a C-section. And I said, why? What is the reason? What happened? She said, no, it's 3 o'clock. You're still not dilating. So large number of doctors get paid according to the number of cesarean. Have your 7 layers of tissue being cut inside. आई नो ये चेहरा इस प्लेटफॉर्म पर काफ़ी नया है, लेकिन इस सीरीज़ के थ्रू कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। उन सभी लोगों का स्वागत है और उनके लिए एक टास्क है। सबसे पहले आपके टाइम की वैल्यू करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज तक पूरे YouTube पर ऐसी कोई भी सीरीज किसी ने भी नहीं बनाई है। यह है चेंज इंडिया सीरीज़ का एपिसोड नंबर 1। आज है दिन 16 जुलाई और इस दिन ये लेडी अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। एक गरीब फैमिली बैकग्राउंड से होने की वजह से उसके घर वाले उसे पास के ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था और वो लेडी भी ज़्यादा घबराई हुई नहीं थी, क्योंकि इस बच्चे के 3 साल पहले ही उसने एक बेटी को जन्म दिया था और वो बेबी बर्थ के प्रोसेस को अच्छे से समझती थी। हॉस्पिटल में आने के कुछ देर बाद उसकी कुछ जांच की जाती है और उसे कुछ टाइम रुकने के लिए बोला जाता है। उसकी माँ और 2 और औरतें उसके पास ही थी। तभी अचानक से एक नर्स अपने हाथ में कुछ रिपोर्ट्स लेकर आती है और उनसे कहती है कि आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर किया जा रहा है, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। और वो नर्स ये रीज़न देती है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, इससे माँ या बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। आपकी सी सेक्शन डिलीवरी की जाएगी तो आपको तुरंत उस प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए निकलना होगा। So roughly 2 out of every 3 deliveries in private hospitals today, the cesarean sections are unnecessary. This is a huge waste of resources, and it's also not good for the body of the mother. From both points of view, from the financial and the medical point of view, these are unjustified. जो लेडी आज से 3 साल पहले नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू एक बेटी को जन्म दे चुकी थी, अब इसकी ये दूसरी डिलीवरी ऑपरेशन के थ्रू होगी, जिसे सी सेक्शन डिलीवरी कहते हैं। और अब यहाँ से शुरू होता है भगवान के दूसरे रूप कहे जाने वाले डॉक्टर्स की असली सच्चाई। A man who had 2 4-inch square swabs left inside him during a stomach operation. Lucky to escape paralysis, Susan Williams was sent home with a broken neck. Police believe it's possible some addicts were prescribed methadone. But instead of sending the drug through a tube into his arm, she injected it through Ministers from the Department of Health have asked for a full report. Surgeons from the Bristol Royal Infirmary were struck off following 69-year-old remains in intensive care after having the wrong kidney removed. गब्बर इस बैक मूवी में एक सीन है जहां पर अक्षय कुमार का कैरेक्टर एक मरे हुए आदमी को हॉस्पिटल में ले जाता है और यहाँ के डॉक्टर्स उस मरे हुए आदमी का 6 घंटे तक इलाज करते हैं और एक हैवी अमाउंट का बिल उसके हाथ में थमा देते हैं। इस मूवी में जो दिखाया गया है वो इन हॉस्पिटल स्कैम का 1% भी नहीं है। ऐसे कई केसेस हैं जिनमें हॉस्पिटल्स वाले कई दिनों तक मरे हुए लोगों का इलाज करते हैं पैसों के लिए। एंड ऐसे भी कई केसेस हैं जिनमें लोगों को मजबूर किया जाता है डॉक्टर्स की बात मानने का। वाराणसी के रहने वाले अभिलाष सिंह की वाइफ का भी कुछ ऐसा ही दर्दनाक केस सामने आया। गायनो हैं और इनके हस्बैंड जो है ये बच्चों के डॉक्टर हैं, तो ये हुआ कि ठीक रहेगा भाई, दोनों डॉक्टर पास में हैं और यहीं पे ट्रीटमेंट कराते हैं। इन्होंने ऑपरेट किया, हुआ इनके कहने के अनुसार बच्चा बहुत कमज़ोर था, इन्होंने NICU में तुरंत बच्चे को ले गए। अब डिलीवरी के कुछ टाइम बाद इनकी वाइफ को रिएक्शन होने लगा। घर के सारे लोग एकदम से ही घबरा गए और नर्स से डॉक्टर को बुलाने को कहा। Within a day, his wife had an adverse reaction to the C-section. BP फ्लक्चुएट करने लगी, 190 चली गई और फेस पूरे रेड से ब्लैक होने लगे। हाथ पाँव मारा, चिल्लाया तो डॉक्टर आए, कोई इंजेक्शन लगाए, सब नॉर्मल हो गया। हम लोग बोले क्या मामला है, तो बोले कि ये नॉर्मली होता रहता है ऐसे केसेस में, तो आप टेंशन मत लीजिए, हुआ ठीक हुआ, डॉक्टर साहब को आने दीजिए। यू कांट बिलीव कि रिएक्शन के 28 से 30 घंटे बाद भी डॉक्टर्स देखने तक नहीं आए इनकी वाइफ को। तो डॉक्टर साहब रिएक्शन के बाद 28-30 घंटे नहीं आई दोपहर में।
2 बजे आके कह रही है फ्रूटी पिलाओ, हो जाएगा। एंड फिर ये अपनी वाइफ साक्षी को दूसरे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब इन्फेक्शन हुआ उसके बाद यूरिन भी पास नहीं हुआ और पेट जो है फूलने लगा। Finally alarmed at the situation, the gynecologist asked the family to take Sakshi to another hospital. और इनके रिफर करने के बावजूद वहाँ एडमिट नहीं ले रहे थे, तो वो तो हमारे परिजन, हमारे घर वाले सभी लोग हाथ पैर जोड़े डॉक्टर का, तो उन्होंने एडमिट किया। But it was too late. Septicemia had set in. उन्होंने बता दिया था कि 95% ऑर्गन्स फेल्योर हो चुके हैं। फिर उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया, नहीं रही। और ऐसा सिर्फ इनके साथ नहीं, गोवा के यूस्टेसिया लूबो के साथ। That was the shock of my life. She said cesarean. I was like, all these 9 months I was dreaming of a natural birth and now it's cesarean. छवि मित्तल के साथ। I didn't know much about what a healthy pregnancy is, but I just knew from my mother that it has to be a vaginal birth. एंड ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 20 से 30% एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 80 से 90% ऑफ बर्थ सी सेक्शन डिलीवरी के थ्रू हो रहे हैं। और इसके पीछे की वजह सिर्फ डॉक्टर्स या नर्सेस नहीं, बल्कि हॉस्पिटल्स, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। अब ये सारी चीजें आगे आएंगी। बेसिकली बेबी बर्थ 2 टाइप से होता है, नॉर्मल डिलीवरी जिसे वजाइनल बर्थ कहते हैं एंड सी सेक्शन डिलीवरी जिसे सर्जिकल बर्थ कहते हैं। नॉर्मल डिलीवरी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होती है, इससे फास्ट रिकवरी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन में लगभग सब कुछ नॉर्मल हो जाता है एंड कम मेडिकल इंटरवेंशन, बच्चे का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होता है एंड फ्यूचर प्रेगनेंसीज के लिए ये काफ़ी सेफ है। एंड वहीं पर सी सेक्शन डिलीवरी में एक बड़ा ऑपरेशन होता है, रिकवरी टाइम ज़्यादा होता है जो 10 से 15 दिनों तक या कभी कभी पूरे महीने तक होता है एंड फ्यूचर प्रेगनेंसीज में कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन और ब्लड लॉस का रिस्क काफ़ी हाई रहता है एंड ऑफ कोर्स हॉस्पिटल का बिल तो ज़्यादा होगा ही। अब एक तो ये कि ये डॉक्टर्स पैसे बनाने के लिए अननेसेसरी सी सेक्शन डिलीवरी करते हैं एंड दूसरा ये कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें टाइम काफ़ी लगता है। कई बार ऐसा होता है कि 10 से 12 घंटे हो जाते हैं डिलीवरी होने में, तो ऐसे में डॉक्टर्स के पास जो दूसरी डिलीवरीज आई हुई थी है उसको कराने में इनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है, इनके पास टाइम नहीं रहता है इतने पेशेंट को एक साथ हैंडल करने के लिए। तो इनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि उनकी सी सेक्शन डिलीवरी की जाए, जिसमें वो पूरे दिन भर में आराम से 10 से 15 डिलीवरीज कर लेते हैं। The primary factors are that one average cesarean section, if the hospital is charging 70,000, 80,000. Another factor is the doctor's time. You see, in normal labor, especially in the first delivery, actually the labor process itself may take 10 hours or 12 hours, and the doctor and the nurses and the team have to continuously monitor the patient for 10-12 hours. In cesarean, everything is over in half an hour or 45 minutes. So the doctor's time also, they feel that this is probably more sort of convenient. The cesarean appears like an instant solution. एंड जब इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो उसे रिकवर होने में भी टाइम लगेगा और ये हॉस्पिटल्स वाले 5 से 10 हज़ार रुपये पर डे का चार्ज करते हैं इन केस ऑफ सी सेक्शन डिलीवरीज। तो आप ऐसे ही समझो कि ऑपरेशन और मेडिसिन में जो पैसा लगा वो तो ठीक है, लेकिन ऑपरेशन के बाद जो उसको रिकवर होने में 15 से 20 दिन हॉस्पिटल में बीते हैं, सिर्फ उसका ही बिल 2 लाख के पार पहुंच गया। एंड कई बार डॉक्टर्स भी इन गेम में नहीं पड़ना चाहते, वो भी लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन हॉस्पिटल से प्रेशर ही इतना ज़्यादा होता है कि उन्हें अपनी नौकरी बचाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। ये बात सच है कि इंडिया में हेल्थ केयर एक बिजनेस बन चुका है, जिसमें पेशेंट को कस्टमर और डॉक्टर्स को सेल्समैन बना दिया गया है। डॉक्टर अननेसेसरी टेस्ट लिख रहे हैं, फेक सर्जरीज कर रहे हैं और हॉस्पिटल्स पेशेंट से लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं। 7 साल पहले की इस वीडियो को ही देखिए। सर, मेरा नाम मनीष गोयल है और मेरे पेशेंट यहाँ शोगल एडमिट हैं 31 तारीख से मैक्स शालीमार बाग में, और 19 तारीख को हम उन्हें यहाँ से डिस्चार्ज कराने वाले थे। 19 तारीख तक हमारा बिल था 5,61,000 उस दिन, जिसमें कि उनकी बाईपास सर्जरी भी इंक्लूड हो चुकी है। बाईपास के भी पैसे उसमें लग चुके हैं। जो पैकेज था हमारा 2,02,000 रुपये का। और उस दिन उनको ये लगा कि हम यहाँ से इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो उन्होंने नेक्स्ट डे उनकी रिपोर्ट जो भी ठीक करनी थी ठीक कर दी। और आज
नेक्स्ट मंडे विद इन ए वीक। ये बिल है 11,37,000 रुपये का। इन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि इतने में तो एक हॉस्पिटल खुल जाएगा जितना ये लोग एक मरीज से चार्ज कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। अननेसेसरी दवाइयाँ, अननेसेसरी टेस्ट और जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट के लिए आए भी नहीं होते हैं उनका भी प्रेजेंटिंग बिल ऐड किया जाता है। नेफ्रो के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर माथुर, उनकी विजिट लगा के डेली की, जबकि वो आ रहे हैं 3-3 दिन में और एक दिन की 2-2 विजिट लगा रखी हैं। डॉक्टर दिनेश मित्तल जिन्होंने की ऑपरेट किया हुआ है, वो 4 दिन छुट्टी पे हैं, 4 दिन छुट्टी पे रहे हैं, लेकिन उनकी विजिट लगी हुई है। तो इतनी लूटपाट है यार, इतनी लूटपाट है हद से ज्यादा। और कई लोग काट नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी दिमाग खराब कर रखा हमारा। 5,25,000 रुपये का दवाइयों का बिल है। 5,25,000 रुपए का एक हफ्ते का दवाइयों का बिल है, और जिसमें कि आराम 1 रुपए का भी नहीं है, 1 पैसे का भी है। आज हम इन्हें यहाँ से अपोलो शिफ्ट कर रहे हैं। और सबसे मजे की बात यह कि इतने पैसे लेने के बाद भी पेशेंट को कुछ खास राहत नहीं मिलती, जिसमें से 60% से ज़्यादा इंडियंस प्राइवेट हॉस्पिटल पर डिपेंड करते हैं एंड 80% से ज़्यादा इंडियंस प्राइवेट हॉस्पिटल में ओवरचार्ज फील करते हैं। एंड इतने नंबर ऑफ पेशेंट होने की वजह से ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले पैसे बनाने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। लखनऊ का एक केस सामने आया जिसमें 38 साल के रमेश को सिर्फ गैस की प्रॉब्लम थी, लेकिन हॉस्पिटल ने हार्ट अटैक का डाउट बोलकर 25,000 का टेस्ट लिख दिया। चेन्नई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा गया जो कि नॉर्मल रिकवरी भी कर सकते थे, लेकिन ट्रीटमेंट का बिल बढ़ाने के लिए हॉस्पिटल्स वालों ने ऐसा किया और उन पेशेंट का बिल हुआ पूरे 5 लाख रुपए पर पर्सन। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, 1 लाख एक दिन का एक आदमी का। एंड अगर आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे किसी को देखने के लिए तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि उन्हें जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो सिर्फ उन्हीं मेडिकल स्टोर पर मिलेगी जहाँ से वो डॉक्टर लेने के लिए बोल रहा है। एंड मोस्टली जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं उनके खुद के मेडिकल स्टोर होते हैं उन्हीं के हॉस्पिटल के अंदर। तो जो भी आपको दवाइयाँ लिखी जाएंगी वो सिर्फ उन्हीं मेडिकल स्टोर पर मिलेंगी जहाँ से वो डॉक्टर लेने के लिए बोल रहा है। एक पर्ची रहती है जिसमें आपका नाम, जिस दिन आपने ट्रीटमेंट लिया है या आपने डॉक्टर को दिखाया है उस दिन का डेट और आपको क्या क्या दवाइयाँ दी गई है, वो सारी चीज़ें उस पर्ची पे लिखी रहती है। अब अगर आप उस पर्ची को लेकर किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाओगे तो उनमें से ज़्यादातर दवाइयाँ आपको मिलेंगी। बहुत ढूंढने पर अगर आपको कुछ दवाइयाँ मिल भी जाती हैं तो या तो उन दवाइयों को बनाने वाली कंपनी अलग अलग होंगी या इन दवाइयों को बनाने का फार्मूला अलग अलग होगा। सेम टू सेम दवा मिलना बहुत ही मुश्किल है और ऐसा हॉस्पिटल्स वाले जानबूझकर करते हैं जिससे उनकी दवाइयाँ कोई बाहर से ना ले, नहीं तो उन दवाइयों की असली प्राइस लोगों को पता चल जाएगी। क्योंकि लगभग सारे हॉस्पिटल सेम दवाइयाँ मार्केट रेट से 5 से 10 गुना महंगी बेचते हैं। एक 100 रुपए की मेडिसिन 1000 रुपए में दी जाती है। दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने एक इंजेक्शन जो 1200 रुपए का था उसका 12,000 चार्ज किया। जिंदा पेशेंट को तो ये लोग लूट ही रहे हैं। इवन पेशेंट मरने के बाद भी हॉस्पिटल्स तब तक बॉडी रिलीज नहीं करते जब तक पूरा बिल क्लियर ना हो जाए। एंड कभी ना कभी आपने ये सुना होगा कि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, उन्हें आईसीयू में डाला गया है, लेकिन आईसीयू के एक दिन का चार्ज होता है 60 से 70 हज़ार रुपये, जो कि एक मिडिल क्लास के लिए अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। मुंबई के एक केस में हॉस्पिटल ने एक पेशेंट की डेड बॉडी रोक ली क्योंकि उसके 5 लाख का बिल पेंडिंग था। अब जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो लोग जाते ही क्यों हैं इन हॉस्पिटल्स में? तो सवाल यहाँ पर यह है कि फिर जाए कहाँ? इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जिनकी हालत कुछ ऐसी है। जहां डॉक्टर और स्टाफ का मिसबिहेवियर करना एक कॉमन प्रॉब्लम है, जहां नर्स और वार्ड बॉय पेशेंट को इग्नोर करते हैं और कभी कभी तो सीरियस पेशेंट को भी छोड़ देते हैं बिना ट्रीटमेंट के, उस हॉस्पिटल में जाएं। आज से कुछ महीने पहले एक शॉकिंग केस सामने आया जिसमें एक एक्सीडेंटल विक्टिम को सिर्फ इस वजह से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और इसका रिजल्ट ये निकला कि उसका इमरजेंसी वार्ड के बाहर ही मौत हो गई। ऐसे सारे केसेस देखकर गरीब से गरीब आदमी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता क्योंकि एक गरीब की लाइफ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक अमीर की। एक मिडिल क्लास फैमिली इन प्राइवेट हॉस्पिटल के बिल पे करने के लिए अपनी पूरी सेविंग्स लगा सकता है, लोन ले सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है, लेकिन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। कारण पेशेंट फ्लोर पर पड़े हैं, बेड अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है और ट्रीटमेंट मिलना तो एक सपने जैसा है। जो हॉस्पिटल गरीबों की आस है वहाँ पर सर्दी खांसी जैसी कॉमन बीमारी का भी इलाज सही से नहीं होता।
इन हॉस्पिटल को बनाया ही इस पर्पज के लिए था कि गरीब और मिडिल क्लास को फ्री और एफोर्डेबल हेल्थ केयर मिले, हाई क्वालिटी डॉक्टर और स्पेशलिस्ट प्रोवाइड किए जाएं, इमरजेंसी केसेस जैसे एक्सीडेंट, डिलीवरी और सर्जरीज जैसे केसेस को हैंडल करना, लार्ज स्केल डिजीज का ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाना, ये सारी चीज़ें एक हॉस्पिटल की नींव होती है और खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बनाने के पीछे का उद्देश्य भी यही है। लेकिन आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अलग ही कहानी चल रही है। डॉक्टर्स की कमी, एक डॉक्टर 100 से ज़्यादा पेशेंट देख रहा है, बैड इंफ्रास्ट्रक्चर, टूटे फूटे बेड, गंदा एनवायरनमेंट, ज़्यादा पेशेंट, कम फैसिलिटीज़, ओपीडी में 10 दिन बाद की अपॉइंटमेंट, बीमारी का इलाज होने के बजाय पेशेंट की बेइज्जती होती है। अब ये सारी चीज़ें हम सबको मालूम तो है, लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। बीच बीच में कोई घटना हो जाती है तो हम सब अपने अंदर के सोए हुए इंसान को जगा देते हैं और एक साथ मिलकर जस्टिस की डिमांड करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद वो जगा हुआ इंसान अपने आप ही सो जाता है और सब कुछ पहले जैसा चलने लगता है। ये बात किसी को गलत भी लग सकती है, लेकिन सच ये है कि हम लोग कब तक अपना काम धाम छोड़कर प्रोटेस्ट करते रहेंगे। ऐसे ना जाने कितने ही केसेस हर रोज़ आते हैं, कितनों के साथ तो न्याय होता है और ना जाने कितनों की फाइल किसी अलमीरा में अंधकार और धूल के साथ लिपटी पड़ी होती है। और इन सब के पीछे है हमारा करप्ट सिस्टम। आज इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन क्रॉस कर चुकी है और हॉस्पिटल्स वहीं के वहीं हैं। AIM जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में एक एक बेड के लिए पेशेंट स्ट्रगल कर रहे हैं। मुंबई के KEM हॉस्पिटल में 100 पेशेंट के लिए 30 बेड हैं। लोग जमीन पर सो रहे हैं। WHO के मुताबिक एक डॉक्टर के लिए 1000 पेशेंट होने चाहिए, लेकिन इंडिया में एक डॉक्टर 1500 से 2000 पेशेंट देख रहा है। इंडिया का हेल्थ केयर बजट GDP का सिर्फ 2.1% है। कंपेयर करें अदर कंट्री से तो USA अपने GDP का 26% हेल्थ केयर में स्पेंड करता है। जर्मनी अपने GDP का 11.5%, इवन चाइना भी हमसे आगे है, 5% ऑफ GDP इन हेल्थ केयर। और एक हमारे यहाँ का करप्ट सिस्टम, एक तो वैसे ही बजट इतना कम है, दूसरी तरफ डॉक्टर से लेकर कंपाउंडर तक सब लूट रहे हैं। जिन डॉक्टर को भगवान की संज्ञा दी गई है, जब वही डॉक्टर ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा। और अब हम सब इस पूरे प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँचने वाले हैं, क्योंकि ये सब तो सिर्फ शाखाएँ थी, इसकी मेन जड़ है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड करप्शन। RTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करप्शन इतना ज़्यादा है कि हर साल हजारों करोड़ रुपए ब्लैक मनी में चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए 2023 में CAG की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें पता चला कि दिल्ली के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 500 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है मेडिसिन और इक्विपमेंट्स के नाम पर। लेकिन करप्शन सिर्फ फंड के नाम पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर करप्शन हर लेवल पर हो रहा है। आपने देखा होगा कि अगर किसी को एक छोटा सा भी ऑपरेशन करवाना है तो चाय पानी के नाम पर उनसे पैसे मांगे जाते हैं, और ये पैसे वार्ड बॉय से लेकर सीनियर डॉक्टर तक जाता है। सब लोगों की मिली भगत चल रही है इन हॉस्पिटल्स में। ऐसा ही केस यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का था, जहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी को सिर्फ इसलिए एडमिट नहीं किया गया क्योंकि उसके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी फीस लग रहा है, एंड इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसका बच्चा हॉस्पिटल के बाहर ही। एक गरीब आदमी के जीने का एक लौता सहारा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो इन करप्ट डॉक्टर्स और स्टाफ के हाथों बिक चुका है। करप्शन के साथ साथ एक और बड़ी वजह है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कंडीशन इतनी खराब होने की, और वो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि फंड्स का मिसयूज हो रहा है, बल्कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को पॉलिटिशियन सिर्फ एक वोट बैंक की तरह यूज कर रहे हैं। हर इलेक्शन से पहले हॉस्पिटल के लिए नए नए प्रॉमिस दिए जाते हैं। 100 बेड्स लगाएंगे, नए डॉक्टर अपॉइंट करेंगे, फ्री मेडिसिन देंगे, ऐसे ना जाने कितने ही वादे करते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है, सारे वादे हवा हो जाते हैं। साल है, ये 7 साल नहीं, इसको 5 साल में पूरा कर दीजिएगा, हमारा यही आग्रह। एक को इतना दिन से सोचते आज 13-14 साल के बाद काम शुरू हो रहा। बिहार का पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जो एशिया के बड़े हॉस्पिटल्स में से आता है, आज उस हॉस्पिटल की कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट तक नहीं है।
2019 में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने वहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कही थी, लेकिन आज 2025 है और हॉस्पिटल की कंडीशन वहीं की वहीं है। डॉक्टर की शॉर्टेज, मेडिसिन अनअवेलेबल और पेशेंट फ्लोर पर पड़े हैं। सिर्फ बिहार नहीं, ये प्रॉब्लम हर जगह है। महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, हर स्टेट के हॉस्पिटल पॉलिटिशियन के वोट बैंक पॉलिटिक्स के शिकार हो चुके हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इस करप्शन और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का असली इम्पैक्ट किस पर पड़ता है? गरीब इंसान पर। क्योंकि जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सिस्टम फेल होता है तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ मुड़ते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना इतना महंगा है कि एक मिडिल क्लास के लिए भी अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। दिल्ली के AIMS हॉस्पिटल को ही देख लो, वहाँ पर लाखों लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन बेड्स की कमी होने की वजह से मैक्सिमम लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। AIMS जैसे बड़े हॉस्पिटल का ये हाल है तो छोटे सिटी और टाउन्स के हॉस्पिटल का क्या हाल होगा? अब सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सिस्टम की बुराई करते रहेंगे या कुछ चेंज भी करेंगे? क्योंकि अगर हमने अभी आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाले टाइम में सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल की मोनोपोली चलेगी और गरीब इंसान इलाज से भी वंचित हो जाएगा। सबसे पहला काम गवर्नमेंट को करना होगा। एटलीस्ट 5 to 7% ऑफ GDP हेल्थ केयर में लगानी होगी। आई नो ये इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से भी ये बजट काफ़ी कम है, बट ये गवर्नमेंट अगर इतना बजट पास करती है तो हम आने वाले गवर्नमेंट पर दबाव बना पाएंगे हेल्थ केयर के बजट को लेकर। दूसरा ये कि मेडिसिन और हॉस्पिटल फंडिंग स्कैम रोकने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, क्योंकि लोग हॉस्पिटल में जाते हैं फ्री ट्रीटमेंट लेने के लिए, लेकिन डॉक्टर बाहर के जांच और मेडिसिन लिखकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल के जितना बिल बना देते हैं। बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देखते हुए हर एक शहर में एक अच्छा हॉस्पिटल खोलना जरूरी है, जिससे लोगों को अपने ही शहर में एक अच्छा हॉस्पिटल भी मिल जाएगा और उन हॉस्पिटल में जॉब भी मिलेगी। मतलब एक अच्छी हेल्थ केयर के साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो भी कुछ हद तक कम होगी। एंड एक चीज़ जो हमें करनी है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो एंड वहाँ पर आपको बेड देने के लिए किसी नर्स के द्वारा या किसी वार्ड बॉय के द्वारा पैसे मांगे जाते हैं, तो आप 1064 नंबर डायल करो, आपको जल्द से जल्द हेल्प मिलेगी। एंड एक मैसेज मैं डॉक्टर्स को देना चाहूँगा कि एक देश तभी प्रोग्रेस करता है जब उसके लोग स्वस्थ हों, लेकिन अगर हॉस्पिटल्स में ऐसे ही करप्शन बढ़ता रहेगा, उसकी कंडीशन ऐसे ही बेकार रहेगी, तो लोग खुद को स्वस्थ कैसे रखेंगे? अगर आप भी चाहते हैं कि ये सिस्टम सुधरे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें कि आपका क्या ओपिनियन है इन सारी चीज़ों को लेकर। एंड हमने ज़्यादातर इस वीडियो में बात की है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन की, लेकिन इससे भी ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, सो डोंट वरी, हम उस पर भी आएंगे। ये था चेंज इंडिया सीरीज का एपिसोड नंबर 1। मिलते हैं एपिसोड नंबर 2 में। थैंक यू सो मच, गुड बाय। Let me take you back to a time when love was as precious as diamonds, where if you search you would find it.